Hello everyone, I am Neetu Tyagi, your science teacher. Welcome to superb platform Achievers Online Classes. So guys, today I am going to teach you blood circulatory system, रक्त परिवहन संचरण तंत्र. देखो बेटा, this is the most important topic that we have to study. ये इसमें से 100% एग्जामिनर क्वेश्चन डालता ही डालता है और इस क्वेश्चन में हमें मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों पे हमें इसमें ध्यान में रखना पड़ता है. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी कैपिटिव चैप्टर. सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. देखिए बेटा, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ऑर्गन, सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला ऑर्गन, दैट इज हार्ट. एक हार्ट ही है जो 24 घंटे आपका बिना थके बिना रुके काम करता है. इट इज़ अ नेचुरल पंपिंग ऑर्गन. देखिए, जिस तरीके से हमें पानी को चढ़ाना पड़ता है टंकियों में, तो हमें एक मोटर की आवश्यकता पड़ती है. हम मोटर के थ्रू अपनी टंकियों में पानी चढ़ाते हैं. उसी तरीके से हार्ट जो है, हृदय जो है, वो एक प्राकृतिक पंप है. अच्छा, देखा जाए तो देखिए, जो हार्ट है उसका साइज़ कितना है. हमारे जो फिस्ट के बराबर, एक फिस्ट के बराबर ये हमारे साइज़ होता है, जिसका वेट तकरीबन होता है अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें डैट इज़ 300 ग्राम. यानी कि मनुष्य के हृदय का भार अगर पूछा जाए आपसे कि मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है, वो होता है नियर अबाउट 300 ग्राम. लेकिन ये ना थोड़ा सा मेल में और फीमेल में भी वेरी करता है. अगर स्पेशली मेल का पूछा जाए तो मेल का जो ह्यूमन का हृदय का भार होता है वो होता है 280 से 350 ग्राम तक. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फीमेल का हार्ट कितना होता है, तो वो आप लगाएंगे 240 to 280 ग्राम. ठीक है. अगर आपसे अप्रॉक्सीमेटली पूछा जाए कि भाई मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है, वो होता है 300 ग्राम. मनुष्य का हृदय कितनी बार एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स पर मिनट. ये देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता ही होती हैं. लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि मनुष्य का हृदय किस तरीके से काम करता है, उसमें जो परिवहन होता है, उसमें जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड का, वो कैसे होता है. तो हम सबसे पहले आज एक डायग्राम के थ्रू हम इस टॉपिक को, हृदय के टॉपिक को समझेंगे कि हमारे मनुष्य के अंदर किस तरीके से ब्लड प्रवाहित होता है और हार्ट का, हृदय का उसमें क्या रोल होता है. आज हम पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले तो हमारा जो मेन टॉपिक है डैट इज रुधिर परिसंचरण तंत्र, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. लेकिन इससे पहले हम हार्ट की डायग्राम को समझाएंगे, क्योंकि यही हमारा है नेचुरल पंपिंग ऑर्गन. इसी की वजह से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. इसी की वजह से, हार्ट की वजह से, देखिए बेटा, जो हार्ट का साइज़ है वो कितना है, हमारे फिस्ट के बराबर है. और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? इट इज़ लोकेटेड इन द थोरेसिस कैविटी. जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है और हल्का सा राइट की तरफ झुका हुआ होता है. ठीक है. अब ये जो हार्ट है ये 24 आवर्स काम करता है बिना रुके, बिना थके. और ये एक नेचुरल पंपिंग ऑर्गन है, क्योंकि ये जब पंप करता है ब्लड, तो हमारी पूरी बॉडीज़ में, पूरी बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, हमारे हेयर, हमारे नेल्स, हर जगह ये ब्लड को प्रोवाइड कराता है. अच्छा, ब्लड का काम क्या होता है, क्यों ब्लड रोटेट करता है? हमारी बॉडी के, सबसे पहले हमारी बॉडी में जो नरिशमेंट प्रोवाइड होती है, जो हमने खाना खाया, खाने के अंदर जो न्यूट्रिशंस मिले, वो न्यूट्रिशंस किस में मिलते हैं? ब्लड में जाके मिलते हैं. फिर वो ब्लड पूरी बॉडी को सर्कुलेट होकर सभी बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिशन देता है. हमारे बॉडी के टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है, टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है. हमारे जो ब्लड बॉडी का पीएच लेवल है, जो कि हमारे बॉडी का पीएच लेवल
बेसिक होता है, इट इज़ नियरली अबाउट 7.5 to 7.7। हमारी बॉडी का जो pH लेवल है वो ज़रूर नियंत्रण में रहना चाहिए। अगर हमारी बॉडी का pH कम या ज़्यादा होता है तो यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लाइक योर BP। ठीक है, तो ब्लड जो है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस देता है, हमारी बॉडी को नरिशमेंट देता है, हमारे सेल्स को के जो सप्लाई होती है इसके खाने की, ऑक्सीजन्स की, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब सब चीज़ों को ये क्या करता है, सर्कुलेट करता है। अब देखिए हार्ट, आपको पता है कि मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं या 4 कोष्ठ होते हैं, या ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। ठीक है, ये हमारी खासियत होती है। किसी के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, किसी के अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन के अंदर, मनुष्य के अंदर जो हृदय है उसके अंदर 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 कक्ष पाए जाते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं, तो अगर हम इस तरह से देखेंगे, इसको मेरी तरफ से देखेंगे, तो यहाँ वाला जो पोर्शन है डेट इज़ लेफ्ट और यहाँ वाला पोर्शन है वो राइट। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब मैं हार्ट का आपको डायग्राम समझा रही हूँ तो दिस साइड इज़ लेफ्ट एंड दिस साइड इज़ राइट। इस ऊपर वाले पोर्शन को जहाँ पे मैंने नंबर 3 डाला है, मैंने 1 2 3 4, जहाँ पे मैंने 1 और 3 डाला हुआ है, ये है हमारा लेफ्ट आर्टिकल, यानी कि बाया आलिंद, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया निल्य, इसको मैं लिख देती हूँ LA, लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस साइड, दिस इज राइट आर्टिकल, यानी कि दाया आलिंद, दाया निल्य, बाया आलिंद, दाया आलिंद, बाया निल्य, दाया निल्य। These are called articles, ventricles, articles, ventricles। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, ये जो है हमारी, ये इनको पार्टीशंस करती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये पार्टीशन हो रहा है। यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं 2 वॉल्व, कहते हैं ना कि हमने कुछ ऐसे वॉल्व बनाए हुए हैं जहाँ से ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं आ सकता है। जब वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो ये वॉल्व खुलेंगे और जैसे ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है तो वॉल्व ऑटोमेटिकली अपने आप क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस दरवाजे का नाम या इस खिड़की का नाम हमने रखा है ट्राइकास्पिड वॉल्व। आपको याद रखना है कि जो लेफ्ट चैम्बर होता है, जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट में, वहाँ पे कौन सा वॉल्व, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेफ्ट चैम्बर में कौन सा वॉल्व होता है, तो आपको याद रखना है कि ह्यूमन हार्ट के अंदर लेफ्ट साइड में ट्राइकास्पिड वॉल्व। जब हम बात करेंगे राइट साइड की, तो राइट का उसमें होता है बाइकास्पिड वॉल्व। ठीक है, इसको हिंदी में भी हम ट्राइकास्पिड वॉल्व बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बाइकास्पिड वॉल्व बोलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे है पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे है पल्मोनरी वेन, सबसे बड़ी धमनी, हृदय। आपसे क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है, मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी धमनी का क्या नाम है? आप नाम देंगे एओर्टा। ठीक है, एओर्टा जो है वो मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी है। फिर यहाँ पे पल्मोनरी वेन सबसे बड़ी वेन है, ये इसको शिरा बोलते हैं। वेन्स को हिंदी में बोलते हैं शिरा, आर्टरीज को बोलते हैं, आर्टरीज को हिंदी में बोलते हैं धमनी। आपको याद रखना है, आर्टरीज यानी कि धमनी, शिरा यानी कि वेन। मैं इंग्लिश में ही यूज़ करूँगी आर्टरीज एंड वेन्स, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, इससे नीचे वाला इंफीरियर वेना कावा। अब हमारी बॉडी में हृदय का क्या काम होता है, किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट होता है, जरा समझते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हम मान लेते हैं लंग्स हैं ऊपर हमारे। ठीक है, यहाँ पे साइड में क्या है, लंग्स हैं।
पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। स्टार्टिंग हमें करनी है लेफ्ट ऑरिकल से, यानी कि बाया आलिंद। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आता है और वो कहाँ पे आता है? लेफ्ट ऑरिकल में। अब यहाँ पे ये रिलैक्स है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर बनता है, ये जो वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व इस तरफ बंद है, जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर बनता है ये खुल जाता है। प्रेशर आते ही ये खुल गया, देखो ऐसे बंद है, जैसे ही इस पर प्रेशर आया ये खुल गया, ऐसे करके खुल गया। तो ब्लड यहाँ पे आ गया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका चला गया एओर्टा में। एओर्टा से ये बाहर निकल गया, ठीक है। अब एओर्टा से बाहर निकल के ये हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करता हुआ उनको ऑक्सीजन दे रहा है और बदले में क्या ले रहा है? CO2। उनको क्या दे रहा है? ऑक्सीजन, और बदले में उनसे क्या ले रहा है? CO2। तो हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, कोशिकाएं हैं, सबके पास होता हुआ अशुद्ध रक्त लेकर, अभी इस टाइम कौन सा ब्लड था इसमें? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त में क्या डिफरेंस होता है? देखो गाइस, देखो शुद्ध रक्त समझने की कोशिश करिए। जो शुद्ध रक्त होता है उसके अंदर होती है ऑक्सीजन, जो अशुद्ध रक्त होता है उसके अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे अंदर दो तरह के ब्लड्स होते हैं, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स है, और अशुद्ध रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई है। तो जब यहाँ पे ब्लड आया हमारे पास, तो क्या हुआ कि जब अशुद्ध ब्लड आया हमारे यहाँ, शुद्ध ब्लड आया, शुद्ध ब्लड फिर यहाँ पे गया, यहाँ से फिर वो एओर्टा से बाहर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ, और ट्रांसफ़र होने के बाद वो पल्मोनरी वेन से होता हुआ हमारे इस वाले राइट आलिंद में आया। जैसे राइट आलिंद में आया, यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रैक्शन हुई, फिर से दबाव पड़ा और वो यहाँ पे आया। यहाँ से आने के बाद वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से होता हुआ अगेन लंग्स में चला गया। तो इस तरीके से मनुष्य के अंदर, मनुष्य के हृदय के अंदर रक्त परिसंचरण होता है। और किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है? दोहरा, यानी कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लीज एक बार आप नोट कर लीजिए। तो जैसे हमसे पूछा जाए कि मनुष्य के अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है, तो आप कहेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हम रब कर देते हैं थोड़ा सा। तो गाइस, ये तो हमने पढ़ा था कि भाई हमारे शरीर के अंदर जो हृदय का काम है, जो हार्ट का वर्क है, वर्किंग ऑफ हार्ट हमने समझा कि हृदय किस तरीके से काम करता है। इसको हम एक नेचुरल पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, और ये 24 आवर्स काम करता है। सबसे व्यस्त ऑर्गन है, सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, जो बिना रुके बिना थके काम करता है। ठीक है, कब रुकेगा ये जब भी रुकता है जब इंसान ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं जो मेन क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे याद रखना है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करी थी विलियम
हार्वे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिला है सभी HSC लेवल पे, टेट लेवल पे, पुलिस जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ग्राम सचिव के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम किसी दूसरे नाम से जानते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड कार्डियो सर्कुलेटरी सिस्टम। Study of blood is also called angiology. Study of blood cells is also called angiology. फिर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ हार्ट इज आल्सो कॉल्ड कार्डियोलॉजी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थर्ड पॉइंट। स्टडी ऑफ हार्ट इज आल्सो कॉल्ड कार्डियोक। ठीक है, हमारे जो हार्ट बना होता है वो कार्डियक मसल का बना होता है, कार्डियोलॉजी। देखो तीन तरह की मसल्स होती है हमारी बॉडी में, वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स, और तीसरी मसल्स होती हैं कार्डियक मसल्स। जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो मांसपेशियां होती हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करती हैं। यानी कि अगर मैंने ये पेन उठाना है, ये रखना है, तो मेरे अकॉर्डिंग काम करेंगी, वो मेरे अंडर कंट्रोल हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जैसे जो मेरे अंडर काम नहीं करती हैं, जो अपना काम अपनी मर्जी से करती हैं, उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, अब जैसे मैंने आंखों को ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, तो यहाँ पे मैंने कोई इसको मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं कितनी बार आंखें झपक रही हूँ तो ये तो मुझे नहीं पता चल रहा, तो दिस इज़ कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। अगर आपको आंखें से कोई ऐसे झपकी मारता है तो आप आंखों को ब्लिंकिंग करते हैं, दैट इज़ द वर्क ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। तो जो अपने आप काम कर रही हैं, जो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे विल में नहीं है, उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। फिर होती है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स वो होती हैं जो बिना रुके थके काम करती रहती हैं, कंटिन्यूसली करती रहती हैं, उनको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। तो जो ह्यूमन का हार्ट है वो कौन सी मसल्स का बना होता है? वो बना होता है कार्डियक मसल्स। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय 1 मिनट में, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता है, मनुष्य का हृदय 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ये जो हार्ट बीट है थोड़ी सी डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका भी एक कारण है, वो अभी आगे समझाऊंगी आपको। तो मनुष्य की जो धड़कन है वो 72 टाइम्स पर मिनट है, जो कि एज के हिसाब से 60 to 70 पर मिनट रह जाती है। अगर हम बात करें नवजात शिशु की, तो नवजात शिशु की जो हृदय की गति है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा। वो कम तकरीबन ऐसी भी हो जाती है आपकी 72 to 80 पर मिनट। ठीक है, तो ये हमारी एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। नॉर्मल आपसे पूछा जाए कि मनुष्य की हृदय की गति कितनी है, डैट इज़ 72 टाइम्स पर मिनट। अगर आपसे पूछा जाए कि नवजात शिशु में कितनी है, तो वो ज़्यादा मिलेगी आपको। नवजात शिशु के
नवजात शिशु के हृदय का भार अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम। लेकिन मनुष्य के हृदय का भार पूछा जाए आपसे, यानी कि नॉर्मल मनुष्य के हृदय का भार, तो दैट इज 300 ग्राम। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, नेम द पंपिंग स्टेशन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पंपिंग स्टेशन क्या है हमारी बॉडी का, दैट इज हार्ट, क्योंकि हृदय एक प्राकृतिक पंप है जो 24 घंटे व्यस्त रहता है, हमारा सबसे व्यस्त ऑर्गन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, एक बार आप नोट कर लीजिए, आप कहेंगे कि मैडम बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के रक्त का पीएच, मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होना चाहिए। देखो बेटा, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर एक पीएच लेवल होता है। वो पीएच लेवल एक पीएच स्केल होता है, वो डिफाइन करता है कि अगर वो 0 से लेकर 7 तक है तो 7 तक क्या है, एसिडिक है, 7 पे क्या हो जाता है, न्यूट्रल। और हमारी बॉडी हमेशा क्षारीय माध्यम पे कार्य करती है। हमारा जो ब्लड का सिस्टम है या हमारी बॉडी का सिस्टम है वो हमेशा बेसिक लेवल पे काम करता है। अगर वो हमारी बॉडी में बेसिक है, अच्छा बेसिक पे एक न्यूट्रल होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा बेसिक होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा एसिड होना चाहिए। तो कम टू द पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के रक्त का पीएच का मान कितना होता है। आपका आंसर होगा, एग्जैक्ट तो है 7.3, लेकिन कई बार वेरिएशंस आ जाते हैं, तो आपको ये दोनों याद करना है कि मनुष्य के रक्त का पीएच होता है 7.3 to 7.4। यहाँ तक क्लियर है। पीएच ऑफ ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग हम बात कर रहे हैं मनुष्य की, तो इसका पीएच होता है 7.3 to 7.4। अब देखिए यहाँ से जब हम बात कर रहे हैं ब्लड के पीएच की, तो यहाँ पे आपने एक टर्म सुनी होगी, बीपी। बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। आजकल हर इंसान को या तो बीपी कम है या बीपी ज़्यादा है। आप हर किसी लेडीज़ को सुनोगे मेरा बीपी बढ़ जाता है, कोई कहता है मेरा बीपी लो हो जाता है। तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और ये कॉमन प्रॉब्लम किस पे डिपेंड करती है, पीएच ऑफ ब्लड पे डिपेंड करती है। तो बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, हिंदी में हम इसको बोलेंगे रक्त दाब। ठीक है, अब मनुष्य का जो बीपी है, क्योंकि पहले तो बीपी होता क्या है, जो हमारा हृदय था, हृदय में जो हमारे वेंट्रिकल्स थे, ठीक है, और फिर हमारी क्या थी, उन पे वेंट्रिकल्स पे क्या पड़ता है, ब्लड का प्रेशर पड़ता है जब हार्ट पे। फिर वेसल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स कितनी तरह की होती हैं, यानी कि रक्त धमनियाँ। ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ब्लड वेसल्स, इनको हम बोलते हैं रक्त धमनियाँ। ठीक है, ये रक्त धमनियाँ होती हैं जिनके अंदर ब्लड प्रवाहित होता है, पूरी बॉडी में फ्लो करता है। ठीक है, तो जब ब्लड का प्रेशर ब्लड वेसल्स की दीवारों पर पड़ता है, हृदय की दीवारों वेंट्रिकल्स पे पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। या मैं ऐसे कह सकती हूँ, इसको अगर मैं लिखूँ, ब्लड प्रेशर को डिफाइन करूँ, इट इज द प्रेशर दैट एक्सर्ट ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल्स। वेसल्स क्या है यहाँ पे, धमनियाँ। ठीक है, तो बीपी क्या है, जब
ब्लड के जब ब्लड वेसल्स के अंदर पाइप्स जो होती हैं उनके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, तो जितनी तेज़ी से फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये भी दो टाइप का होता है, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। अब देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। लिसन, बीपी, हाई लिमिट एंड लोअर लिमिट। इसको हम सिस्टोल या डायस्टोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या होता है देखो, प्रेशर बता दिया कि कैसे बनता है। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये क्वेश्चन आता है सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि सिस्टोलिक दाब, और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक दाब। जब इसमें हायर लिमिट में जब ब्लड प्रेशर का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है यानी कि 120 mmHg, तो उसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे वो 120 m से आया, फिर वो शिराओं में पहुंचा, वेन में पहुंचा, तो उसका जो प्रेशर था वो कम हो गया, तो फिर उसको हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर, डेट इज 80 mmHg। समझने की कोशिश करिए बेटा, मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं आपको थोड़ा डीप में ले गई। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा जरा देखते हैं। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मनुष्य के ब्लड प्रेशर का मान कितना होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अगर आप स्वस्थ हो, कोई खिलाड़ी हो, एथलीट हो, आप मतलब स्वस्थ हो पूरी तरह से, तो आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। आप कभी गए हो डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, आजकल तो ट्रेंड बन गया बेटा ये, पहले आपको चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, बाहर है कि उसका वो बैठी रहती है, क्लर्क बैठी रहती है, वो क्या कहती है, आइए फटाफट आइए, और वो हाथ में आपकी मशीन लगाती है, फटाफट उसको बांधती है और ऐसे पंपिंग करती है। उस पंपिंग में आपका ब्लड प्रेशर को देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम किसी भी बीमारी के लिए अगर आप चाहते हो तो आपके ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, और ब्लड प्रेशर आपका कितना होना चाहिए, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग 120/80 mmHg। ठीक है, अब आपको ऑप्शंस में ऐसे मिलता है, कई बार ऑप्शंस में क्या होगा, आपको ये भी मिल जाएगा, कई बार आपको ऑप्शन में ऐसा होगा 110/90 हो जाएगा, कई बार ऑप्शन में ऐसा होगा आपके पास 90/110 हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछा ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो ये हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है, ये लोअर ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। तो दिस इज द राइट आंसर। ये कभी भी हमारा सिस्टोलिक प्रेशर नहीं बनता है, ये हमेशा हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, यानी कि लोअर लिमिट का। तो आंसर आपका बीपी का आपको क्या होगा, 120/80 mmHg। Hg क्या है यहाँ पे, मरकरी। ये मरकरी के हिसाब से उससे मेजर किया जाता है, उसमें फ्लूइड में मरकरी होती है, तो वो रेज करती है या वो नीचे उतरती है। मरकरी क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, मेटल होता है, जो टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को रेज करता है और डाउन आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, बीपी का हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक चीज़ और बता देती हूँ कि क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भाई ऐसा क्या होता है कि हमारा बीपी एकदम से हाई हो जाता है, हमारा बीपी लो हो जाता है। तो यहाँ पे जो खेल है सारा वो डिपेंड करता है हमारे पीएच पे। यहाँ भी जो सारा खेल है वो हमारे पीएच पे डिपेंड करता है। अगर हमारे ब्लड में एसिडिक ज़्यादा बन रहा है, अगर हमारे ब्लड में एसिडिक की मात्रा ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो हमारा बीपी हाई हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि हमारा बीपी हाई रहेगा, एकदम से हम गुस्से में रहेंगे, बात बात पे गुस्सा आएगा, बात बात पे गुस्सा आएगा। लेकिन अगर मनुष्य के ब्लड में बेसिक मीडियम ज़्यादा आ जाता है, क्षारीय माध्यम ज़्यादा आ जाता है, तो वहाँ पे उसका बीपी क्या रहेगा, लो। और आपको एक बात बताऊं कि हमेशा लो बीपी इज मच एंड मोर डेंजरस देन हाई बीपी। तो अगर किसी के मनुष्य के अगर एसिडिक ज़्यादा बन रहा है तो हाई बीपी, अगर उसके अंदर बेसिक ज़्यादा बन रहा है तो लो बीपी। ठीक है, हाइपरटेंशन एंड हाई बीपी को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, लो बीपी को हम बोलते हैं हाइपोटेंशन, याद रखना। फिर हमारी आती हैं नेक्स्ट टर्म ब्लड वेसल्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं रक्त धमनियाँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर और लिख देती हूँ। हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे हैं रक्त धमनियाँ, आर्टरीज यानी कि धमनियाँ, वेन्स जिनको हम हिंदी में बोलते हैं शिराएं, कैपिलरीज बारीक नलिकाएं। देखिए बेटा, ये जो आर्टरीज होती हैं आपको याद रखना है, आर्टरीज यानी कि धमनियाँ, इनके अंदर हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाह करता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम बोलते हैं प्योर ब्लड, हमेशा इनके अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड फ्लो करता है, शुद्ध ब्लड प्रवाह करता है। जो वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर हमेशा अशुद्ध ब्लड प्रवाह करता है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, अशुद्ध ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज प्योर ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, इम्प्योर ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब क्या होता है कि जब आर्टरीज और वेन्स में, जब आर्टरीज और वेन्स में ब्लड, इसके अंदर CO2 ऑक्सीजन वाला ब्लड है, इसके अंदर कौन सा ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है, इसके अंदर O2 वाला ब्लड है। तो क्या होता है, ये आगे चल के फर्दर डिवाइड हो जाती है आर्ट्रियोल्स में, छोटी छोटी नलिकाओं में, ये भी आगे चल के डिवाइड हो जाती है वेन्यूल्स में। अब इन दोनों को आपस में फिर जोड़ने का काम जो करती हैं, जो इससे ब्लड लेकर उस तक पहुंचाने का जो काम करती हैं, वो होती हैं आपकी कैपिलरीज, यानी कि ये बारीक नलिकाएं होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को आपस में जोड़ती हैं। तो ये थे हमारा टॉपिक ब्लड वेसल्स का। एक आपको याद हो कि जब मैंने डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में, तो मैंने वहाँ पे जो ये वेंट्रिकल्स की वॉल्स थी, राइट वेंट्रिकल्स में, यहाँ पे जैसे ये मैंने आपको डायग्राम बनाया था, ठीक है, तो इस तरीके से जो डायग्राम बनाया था हमने, तो
यहाँ पे एक नोड था जिसको हम बोलते हैं SA नोड, फिर इसके नीचे एक नोड था जिसको हम बोलते हैं AB नोड। ध्यान से सुनना बेटा, SA नोड को मैं ऊपर लिख देती हूँ। SA नोड की फुल फॉर्म होती है बेटा साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। SA node is called a natural pacemaker। ठीक है बेटा, SA node is also called natural pacemaker, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक पेसमेकर। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है आपका, आपसे पूछा जाता है हृदय के अंदर इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत उत्पन्न करने का काम, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करने का काम या हार्ट बीट को बनाने का काम कौन करता है, या हृदय का अपना नेचुरल पेसमेकर कौन होता है? आपका आंसर होगा SA नोड, जिसको हम बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, नेचुरल पेसमेकर ये क्या करता है, यहाँ पे हृदय में जो हमारे हार्ट में विद्युत कंपन होती है, जो हमारा हार्ट धड़कता है, जो कंपन होती है या जो साउंड प्रोड्यूस करता है लब डब। हमारा हृदय दो तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है, पहली होती है फर्स्ट साउंड लब, ठीक है, फिर सेकंड साउंड होती है डब। तो ये जो विद्युत उत्पन्न होती है, जो कंपन हमारा धड़कता रहता है, हार्ट बीटिंग होती है, वो हार्ट बीटिंग किसकी वजह से बनती है? SA नोड की वजह से। वो हार्ट बीटिंग किसकी वजह से बनती है? SA नोड। एक और होता है, फिर ये जो यहाँ पे बिजली उत्पन्न हुई है, या आपके जो करंट उत्पन्न हुआ है, यहाँ पे जो करंट उत्पन्न हुआ है, फिर उसको आगे जो प्रवाहित करता है वो होता है हमारा AV नोड। इसको हम बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है बेटा, SA नोड, AV नोड। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा मनुष्य के हृदय के अंदर विद्युत उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है? आपका आंसर होगा SA नोड। ठीक, अगर उसको आगे कौन प्रवाहित करता है, आगे उसको आगे प्रवाहित करता है AV नोड। यह एक प्राकृतिक पेसमेकर है जो हृदय की धड़कन को बनाता है। अब आप ध्यान से सुनिए, जब कोई मनुष्य, वो कहते हैं ना स्वर्ग सिधार गया, या एकदम से बात करता करता एकदम चुप हो जाता है, तो हम उसकी सबसे पहले धड़कन की गति को करते हैं, क्योंकि जो धड़कन की गति है वो कौन बना रहा है? वो SA नोड बना रहा है। अब जिस दिन ये SA नोड काम करना बंद कर दे, उसी दिन से आपका हृदय की भी, हार्ट भी क्या हो जाएगा? फेल। हार्ट फेल आपने सुना होगा कि हार्ट फेल हो गया। वो हार्ट फेल या हार्ट का जो प्रॉब्लम होती है डैट इज SA नोड। और जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपके अगर याद हो तो उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी करवाई थी। उस हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में उनका भी जो प्राकृतिक पेसमेकर था, SA नोड था, इसको ट्रांसप्लांट किया गया था। ये इसने काम करना बंद कर दिया था, स्लो हो गया था काफ़ी। तो जब वो स्लो हो गया था तो जो हृदय की धड़कन की गति है वो बन नहीं पा रही थी, तो उस गति को बनने की वजह से उनके SA नोड को ट्रांसप्लांट किया गया। अब यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन,
हृदय की धड़कने की गति होती है 72 टाइम्स पर मिनट। आप सबको पता है, इसको डिस्कस भी कर चुकी हूँ मैं। किस यंत्र के द्वारा, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति को मापा जाता है? किस यंत्र के द्वारा मनुष्य की धड़कन की गति को मापा जाता है? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ठीक है। आपने देखा होगा डॉक्टर के कानों में यहाँ लगा रहता है, फिर आपके डॉक्टर के आगे वो एक होता है स्टेथोस्कोप गोल गोल, वो आपके हृदय के पास उसको ऐसे ऐसे मेज़र करता है। पहला काम डॉक्टर क्या करता है? बीपी चेक करता है। अंदर जाते हो जब आप कहते हो मेरे को ये है, तो अपने कानों की वो लगा के, मशीन को लगा के और आपके हृदय को चेक करता है। तो उसमें वो क्या सुनता है? वो आपकी हार्ट बीट को सुनता है, आपके हृदय की धड़कन गति को समझता है। तो उस किसके द्वारा उसको मेज़र किया जाता है? स्टेथोस्कोप। बीपी को किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देंगे स्फैग्मो मैनोमीटर। ओके, मैं दोबारा से लिख देती हूँ साफ साफ। ब्लड प्रेशर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ब्लड प्रेशर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? उस यंत्र का नाम होता है स्फैग्मो मैनोमीटर। ये ना SpHy। ठीक है, आपको याद रखना है हृदय की धड़कन की गति को मापा जाता है स्टेथोस्कोप से, बीपी को मेज़र किया जाता है स्फैग्मो मैनोमीटर से। ठीक है, राइट डाउन। इसको रब कर देते हैं। हाँ जी, राइट डाउन कर लिया आपने। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सेटिंग में करना पड़ता है, इलझ जाते हैं। यस, सॉरी। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी आपसे, बीपी की हो गई, स्फैग्मो मैनोमीटर हो गया, ईसीजी। ईसीजी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपने देखा होगा एक मशीन होती है, जो पेशेंट होता है उसके साइड में लगी रहती है, उसमें कुछ इस तरीके से आपकी लाइंस चलती रहती हैं। अगर वो लाइंस इस तरीके से हैं तो इट मीन्स बंदा काम कर रहा है, ठीक है, मतलब वो जीवित है, अभी वो जी सकता है, अभी वो डॉक्टर के हाथ में है। लेकिन जैसे ही वो लाइंस आपकी ऐसे आ जाएगी, कैसे आ जाएंगी? सीधी टुन, तो समझ लो बंदा कहाँ गया? ऊपर पहुँच गया है। ठीक है, तो ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या मेज़र करता है? ये मेज़र करता है, ये रिकॉर्ड करता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हार्ट के अंदर विद्युत करंट उत्पन्न हो रही है, धक धक लप टप साउंड बन रही है, ये इसको मेज़र करता है, उस एनर्जी को मेज़र करता है। ठीक, नाउ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या करता है? ये मशीन
इलेक्ट्रिक करंट की एक्साइटेशन को मेज़र करती है, ठीक है, हृदय की जांच करती है, ये समझ लीजिए। फिर किसने ईसीजी को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया? हु डिस्कवर्ड ईसीजी फर्स्ट टाइम? तो वॉलर साइंटिस्ट थे, वॉलर। कब किया? 1887, ठीक है। वॉलर ने इन 1887 में ईसीजी वाली मशीन से हार्ट बीट को रिकॉर्ड किया, ठीक। लेकिन इसने कोई अपनी डिटेल नहीं दी, कोई थीसिस नहीं दी। लास्ट में क्या हुआ? इंथोवेन ने 1903 में ईसीजी से रिकॉर्ड लिया, ठीक है। इसने क्या करा? ईसीजी से उसने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का रिकॉर्ड बनाया, उसको एक्सप्लेन किया, और 1924 में ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग ईसीजी मशीन, ठीक है। तो किसको मिला? ढूंढा किसने? वॉलर ने। कब ढूंढा? 1887 में। लेकिन खिताब कौन लेके उड़ गया? इंथोवन ने कब मिला इसको नोबेल प्राइज? 1924 में। प्लीज राइट डाउन। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे हार्ट के बारे में। उससे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द लास्ट कंटेंट ऑफ द आवर सिलेबस इज, क्वेश्चन आता है आपसे। एक्चुअली क्या होता है कि आजकल आपने सुना होगा कि हार्ट सर्जरी हो रही है, या इसका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करवाया है, हार्ट सर्जरी करवाई है, डॉक्टर्स से अपॉइंटमेंट ली है। तो वो हार्ट सर्जरी क्या होती है? हार्ट सर्जरी में किस तरीके से डॉक्टर्स, तो पहली जो हार्ट सर्जरी हुई थी, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। विश्व की पहली ट्रांसप्लांटेशन, वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसप्लांट ऑफ हार्ट, विश्व का सबसे पहला ट्रांसप्लांटेशन कब हुआ था? 3 दिसंबर 1967। जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1967 में हुआ था। और किसने किया था? द मेन कंटेंट जो पूछा जाता है क्वेश्चन में बार बार, 30 डॉक्टर्स की टीम थी, और जो उनके लीडर थे वो कौन थे? क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो हु डू फर्स्ट ट्रांसप्लांटेशन? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहली बार पहला ट्रांसप्लांटेशन किया, और जिस बंदे के ऊपर किया था, जिस इंसान के ऊपर किया था, वो ज़्यादा दिन नहीं जिया था। 3rd को उसकी हार्ट सर्जरी हुई है, 21 दिसंबर को वो अगेन डाइड हो गया। ऐसा क्यों होता है? कई बार हमारी बॉडीज़ बाहर की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है, हमारे ब्लड एक्सेप्ट नहीं करता है, तभी तो ब्लड चेक होता है, ठीक है। तो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर इंडिया में, हमारे इंडिया में पी वेणुगोपाल, बहुत ही ऊंची शख्सियत है इनकी। पी वेणुगोपाल जो एम्स के डॉक्टर थे, दिल्ली में जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहाँ पे ये डॉक्टर थे पी वेणुगोपाल। इन्होंने 3 अगस्त 1994 में फर्स्ट टाइम इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया, जो कि सक्सेसफुल रहा। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किसने किया, हार्ट सर्जरी किसने की? तो आप लिखेंगे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। बट अगर बात आए इंडिया की, अगर वो स्पेशली इंडिया का नाम लिख के दे, तो डॉक्टर वेणुगोपाल, जो कि एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, ठीक है, कार्यरत थे वहाँ पे। अब देखिए हेमोलाइसिस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय हेमोलाइसिस? जब मनुष्य के शरीर में अपने आप आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएँ, ठीक है, अपने आप जब वो डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है, या डब्ल्यूबीसी उनको खाना शुरू कर देते हैं, उनकी कमी होनी शुरू हो जाती है, उस स्टेज में हम बोलते हैं हेमोलाइसिस। और हेमोलाइसिस का मतलब
डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी क्या होते हैं हमारे? रेड ब्लड सेल्स, रक्त के लाल रक्त कणिकाएं। और इसके होने से कौन सी प्रॉब्लम होती है? जॉन्डिस, पीलिया का रोग या खून की कमी। तो गाइस ये था आज का चैप्टर जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी दी थी किसकी? हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम। आज आपको हार्ट के बारे में पढ़ाया, फिर ब्लड्स के बारे में पढ़ाया। अब इसके जो ब्लड सेल्स हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए बार बार, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका इंतज़ार करिए, जिसमें हम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके ड्यूरेशन के टाइम में पढ़ेंगे। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।